हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुनः एक बार लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से आप सबका स्वागत है। और हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं जो नरेशन का शेष भाग था, उसको जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जाना कि नरेशन क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका इस्तेमाल कैसा होता है, प्रयोग कैसा होता है। उसके बाद आपने जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के समय में आप लोगों को किन किन नियमों से दो चार होना पड़ता है, किन किन नियमों को जानना पड़ता है। उसके बाद इसी दौरान हमने जाना कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो मुख्यतः 3 नियम होते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स। दे आर रूल ऑफ पर्सन्स, रूल ऑफ टेंसेस, रूल ऑफ अदर वर्ड्स। इन नियमों को जाना एंड इनको जानने के बाद हमने बहुत तरह का अभ्यास किया, नियमों को जानने का प्रयास किया। टेंस के नियम को जाना, पर्सन के नियम को जाना, अन्य शब्दों के बदलाव को जाना। अब उन नियमों को जानने के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू दोज रूल्स, नाउ दिस इज टाइम टू गो थ्रू द एप्लीकेशन पार्ट। अब उसका प्रयोग, उन नियमों को कैसे अपनी समस्याओं में ढाला जाए, उन नियमों को दिए हुए वाक्यों में कैसा समझा जाए, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी, आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसा वाक्य दिया गया है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाक्य दिया गया है, प्रश्न वाले वाक्य दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पहला वाक्य है He said, where is the book? He said, where is the book? दूसरा वाक्य है She said, what is your name? तीसरा है John said, are the boys playing? उसके बाद है The stranger said, is this an inn? Is this an inn? अब इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। He said, where is the book? He asked me where the book was. He asked me where the book was. She said, what is your name? She asked me what my name was. Then John said, are the boys playing? John asked me whether the boys were playing. The stranger said, is this an inn? Then the stranger wanted to know if that was an inn. अब इन सबों को जानने के बाद सबसे जो आवश्यक चीज है वो हमको जानना बेहद जरूरी है कि प्रश्न कितने तरह के होते हैं, प्रश्न के प्रकार क्या क्या है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1 WH क्वेश्चन। नंबर 1 WH क्वेश्चन। पहला जो है प्रकार वो है WH क्वेश्चन और दूसरा है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। अब आप पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं कि WH क्वेश्चन क्या है, आप पूछ सकते हैं कि यस नो क्वेश्चन क्या है। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि WH क्वेश्चन क्या है, यस नो क्वेश्चन क्या है। WH क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो या तो W अक्षर से या H अक्षर से शुरुआत होता है। जैसे WH क्वेश्चन why, when, where, whose, why, when, where, whose, who, whom, how। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी शब्द है AWH से शुरुआत हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि इन शब्दों से शुरुआत हो, वाई, वेन, वेयर, whose, whom, whom और how, इन अक्षरों से, इन शब्दों से शुरुआत हुए प्रश्नों को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं यस नो क्वेश्चन की तरफ। यस नो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। यस नो क्वेश्चन क्या है, जिसका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
Are you sleeping? No. Have you taken your meal? No. Are you going to Raipur? Yes. Have you done your job? Yes. So questions they are answered in either yes or no. They are called yes no question. Now come to WH questions once again. As you know that yes no questions they are answered in either yes or no. In the same way WH questions are asked, they are started with either W or H. या तो W से शुरू होगा या H से शुरू होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि WH क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि जैसे यस नो क्वेश्चन में हम उत्तर हाँ से या ना से दे सकते हैं, WH क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं होती है। WH क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, उत्तर को हम लोग एक विशेष आकार में एक विशेष वाक्य में देते हैं ताकि आंसर वाला भाग पूर्ण हो सके। What happens in yes no question? In yes no questions our answers go into either yes or no. That is sufficient. आपने खाना खा लिया? हाँ। आप बाजार गए थे? नहीं। केवल हाँ और ना बोलने से हमारा वाक्य का उत्तर पूर्ण हो जाता है। WH क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं होती है, इसको हम लोगों को पूरा वाक्य में जवाब देना होता है या कम से कम एक शब्द में तो विशेष ढंग से जवाब देना पड़ता है। जैसे आप रायपुर कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू रायपुर? अब क्या इस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में संभव है? नो, नो एट ऑल। इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर टू द क्वेश्चन डिड यू गो टू रायपुर। इट्स नॉट how did you go to Raipur? It's not possible to answer to this question in yes or no. चलिए इसको हम लोग बनाकर देखते हैं, तब ज्यादा हमारा बात क्लियर होगा। तो WH क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि वाक्य को पूरे अर्थ में देखा जाए और उत्तर को जहां तक संभव हो एक विस्तार के साथ दिया जाए ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रश्न का वो क्लियर हो जाए। वन थिंग, चलिए हम लोग WH क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। WH क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका दिया है Where is the book? He said Where is the book? तो said के बदले चूंकि यहाँ पूछने का भाव हो रहा है, क्या भाव हो रहा है बच्चों? बच्चे यहाँ पर said का तात्पर्य पूछने से हो रहा है, इसलिए हम said के बदले में asked का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मी जो दिया है, यहाँ पर है कि मी नहीं दिया है। Where is the book? तो मी जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए हमने मी को ऐसा लिखा है, चाहे तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। So he asked me। WH क्वेश्चन में खासियत होती है कि WH को हम लोग WH ही रहने देते हैं। There is no change in WH words in WH questions। हम लोग WH क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। तो he asked me where, अब यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है। इसी चीज को हमको तोड़ना है, इसी चीज को हमको तोड़ना है। ये तो वेयर अपनी जगह पर है। अब हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट पहले रखा और हेल्पिंग वर्ब बाद में। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब पहला हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तब क्वेश्चन बनता है। जैसे ही इस सीक्वेंस को हमने तोड़ा तो वह वाक्य क्वेश्चन नहीं रह जाता, समान वाक्य रह जाता है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फुल स्टॉप है। हम लोगों को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के क्रम को तोड़ना पड़ेगा। लुक एट द सेकेंड वन। शी सेड व्हाट इज योर नेम? She said once again she either. Once again she either. Said के बदले में हमने asked का इस्तेमाल किया है। मी छुपा हुआ था, ये छुपा है। What शब्द अपने निश्चित जगह पर है। अब है is your name। Is your name ये है क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो अभी आप देखेंगे your name, तो name my name बन गया। योर नेम कैसा हो गया, इनडायरेक्ट में माय नेम बन गया और
हेल्पिंग वर्ब को हमने लास्ट में ले गया और इसके साथ ही यहाँ पर प्रश्न की भूमिका खत्म हो गई। Just go to the third one. John said, "Are the boys playing?" Which type question is this? किस तरह का वाक्य है? Is this a WH question or is this a yes no question? So obviously the answer is a yes no question. किस तरह का प्रश्न है? Yes no question. Yes no question में उत्तर हाँ या ना में मिलने की संभावना रहती है। Are the boys playing? क्या लड़के खेल रहे हैं? उत्तर होगा यस और नो, इधर यस और नो, या तो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, हाँ या नहीं। तो यदि यस नो क्वेश्चन रहे तो हम लोग इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इफ का या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब यस नो क्वेश्चन रहे। When there is yes no question, in that case we use if or whether as a conjunction. जोड़ने में हम लोग if या whether का इस्तेमाल करते हैं। But what happened in WH question? WH question में हम लोग क्या करते हैं? WH को WH रहने देते हैं। WH को WH रहने देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बट इन यस नो क्वेश्चन इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जॉन सेड, जॉन आस्क्ड, सेड के बदले आस्क्ड में यहाँ पर छुपा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर हमने वेदर का इस्तेमाल किया। जॉन आस्क्ड में वेदर, आर द बॉयज प्लेइंग, द बॉयज वी आर प्लेइंग। हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के क्रम को तोड़ दिया। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के क्रम को तोड़ दिया। इस तरह से अब यहाँ से हम लोगों को प्रश्न का चिन्ह को हटा देना चाहिए। प्रश्न के चिन्ह का कोई अब महत्व नहीं है। The stranger said, "Is this in?" The stranger wanted to know if that was in. यहाँ पर आप चाहे तो wanted to know का बदले asked भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सही है, asked भी सही है। और if या whether का हम लोग इस्तेमाल किया, that was, this का क्या हो गया? that हो गया। ये था। इसके बाद हम लोग अपने तरफ से कुछ वाक्यों को लेते हैं। अपने तरफ से कुछ वाक्यों को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन सेड, वेयर इज माई काउ। The man said, "Where is my cow?" Which type of question is this? This is a WH question. This is a WH question. यदि WH question है तो हम क्या करेंगे? WH को WH ही रहने देते हैं। तब हम लोग करेंगे the man asked, the man asked, उसके बाद where his cow was, where his cow was। ये आपका जो क्रम था वो क्रम टूट गया। इस कारण से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का चिन्ह हटा दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। The dog said, what is my duty? What is my duty? The dog said, what is my duty? Then again the dog asked what? WH को WH रहने देंगे। What his, my का हो जाएगा his duty, what his duty was। ये आपका WH क्वेश्चन का उत्तर हमने देने का प्रयास किया। अब एक दो यस नो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यस नो क्वेश्चन के बारे में व्हाट डिड आई टेल यू, whenever there is a sentence related to yes no question,
Then in answer part we use conjunction if or whether, as you see that in the next question WH words are kept as it was in the sentence, and in answer part also we use the same word, but in yes no question we use if or whether. For example, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि the peon said is the principal in the office, यहाँ किस तरह का वाक्य है? यस नो सेंटेंस है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं the peon asked if the principal was in the office. If the principal was in the office, you can see we have used if in place of what or where. It mean that we can't use the same word as we keep in WH question. In condition of a yes no WH question we use the same word, but in yes no question we use if or whether. One more example, then we will go ahead. My friend said to me. My friend said to me, where are you किसका उदाहरण हो गया? ए यस नो का उदाहरण, WH क्वेश्चन का उदाहरण हो गया। और अभी हम लोग जानना चाह रहे हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। माय फ्रेंड सेड टू मी, आर यू स्टेइंग हियर? देन हम लोग क्या करेंगे? माय फ्रेंड आस्क्ड मी if I was staying there. इस ढंग से हम लोग इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब टाइम है इसके नेक्स्ट सेंटेंस में जाने का, नेक्स्ट वाक्य को समझने का। तो जरा देखते हैं वहां पर क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेशन ए विशेष, कई बार एक्सक्लेमेटरी शब्द को हमको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना पड़ता है। कैसे? एक्सक्लेमेटरी मतलब होता आश्चर्य, और मां कसम कितना भीड़, कितना मोटा सांप, कितना स्पीड कार। ये क्या है? ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वंडरफुल सेंटेंसेस है, जिससे हमको आश्चर्य का भाव मिलता है। लुक एट हियर, he said what a pity, so he exclaimed that it was a great pity. He said what a pity, इसको बेहतर है कि हम ऐसा वाला चिन्ह दे दें। ये चिन्ह है किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह है। He said what a pity, उन्होंने कहा कितना दयनीय स्थिति। He exclaimed that it was a great pity. यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेड को exclaimed शब्द में बदली किया जा रहा है। सेड को exclaimed में बदली किया जा रहा है। They said how silly of him. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुनः सेड को exclaimed में बदल दिया, दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उसको सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। जैसे व्हाट अ पिटी, इट वाज अ ग्रेट पिटी। हाउ सिली ऑफ हिम, इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड। ही सेड दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म। माने आश्चर्य वाली वाक्य को सामान्य वाक्यों में परिणत कर देना। ही सेड हाउ ग्रेटफुल
he exclaimed that it was very dreadful. इसी पर आप देख सकते हैं शेर को हमने exclaimed में बदल किया, exclaimed में बदल किया। और उसका भाग क्या है? जो भी ये भाग था यहाँ पर जो भी भाग था उसको हमने क्या किया? सामान्य वाक्य में बदल दिया। It was, it was, it was। एक उदाहरण देखते हैं। He said, what a speed car. He said, what a speed car. तो he exclaimed, ये हो गया, he exclaimed, S-C-L-A-I-M-E, he exclaimed that what a speed car, that it was a very speed car. स्पीड कार। यहां पर भाव को देखिए, जैसे मैं बोलूंगा कितना मोटा सांप, मतलब बहुत मोटा सांप। कितना स्पीड कार, मतलब बहुत स्पीड कार। यही है इस वाक्य में। एक और उदाहरण, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक वाक्य लिया, द गर्ल said, how beautiful rainbow, how beautiful rainbow, how beautiful is the rainbow, how beautiful is the rainbow, कितना सुंदर इंद्रधनुष। तो हम लोग क्या करेंगे? the girl exclaimed that it was a very beautiful rainbow, very beautiful rainbow। ये आपने देखा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने सेड को एक्सक्लेम्ड में बदली किया। एक दूसरी बात, जो सरप्राइज वाला सेंटेंस था, जो वंडरफुल सेंटेंस था, उसको हमने सिंपल सेंटेंस में बदली किया। तो नरेशन का नियम जानने के बाद हम लोग अभी क्या क्या देखें? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इनडायरेक्ट कमांड अर्थात आदेश देना, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? आदेश देना। जैसे आप देख सकते हैं इस समय बोर्ड में यहां पर क्या है? इनडायरेक्ट कमांड आप देख सकते हैं इस समय बोर्ड में। द फार्मर सेड टू जैक, गो अवे। ही सेड, हरी अप। द टीचर सेड टू मोहन, डू इट एट वंस। The principal said to him, call the boy। ये जितने वाक्य हैं, कैसा वाक्य है? ये जितने भी वाक्य है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक है। The farmer said to Jack, go away। The farmer asked order Jack। In place of said, we are writing either asked or order। बेहतर है कि आप ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल करें या फिर आज शब्द का इस्तेमाल करें, कमांडेड शब्द का इस्तेमाल करें, जो वहां पर उचित होता है भाव के अनुसार। द फार्मर सेड टू जैक, द फार्मर ऑर्डर्ड जैक। अब गो अवे, यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे हैं, ये जो जगह है कोमा का, जहां पर हमने शुरुआती दौर में बताया था कि इन प्लेस ऑफ कोमा you can use conjunction that। in place of comma you should use conjunction that। वो नियम बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कमांड की स्थिति में हम लोग सिर्फ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से लिख देते हैं। देखा जाए तो अन्य वाक्यों की तुलना में आप बेहद आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ टू का इस्तेमाल होता है। He said, hurry up। He asked me to hurry up। ये hurry up आपका सेंटेंस है, हमने टू से उसको जोड़ा।
Then the teacher said to Mohan, do it at once. The teacher ordered Mohan to do that at once. To, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी, to, उसके बाद to का इस्तेमाल हो रहा है। अर्थात हम imperative sentence को कैसे दिखाते हैं? Imperative sentences are changed in the following way. What is that way? First of all, go through the sentence. Then change the word said into ordered, commanded, urged, told, accordingly, or advised, suggested, accordingly. Then we use preposition to aid the actual imperative sentence. कुछ और वाक्य देखते हैं, जैसे कि imperative sentence में कुछ और वाक्य हम क्या लिख सकते हैं? The doctor said to the patient. The doctor said to the patient. क्या कहा? The doctor said to the patient. क्या कहा? Take medicine twice a day. Take medicine twice a day. डॉक्टर ने मरीज से कहा कि दिन में 2 बार दवाई लो। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर ने मरीज से कहा कि दवाई को 2 बार दो एक दिन में। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ जो वाक्य का जो संदर्भ दिखाई देगा तो सीधा सीधा डॉक्टर मरीज को सलाह दे सकता है। डॉक्टर मरीज को कभी भी आदेश नहीं दे सकता है, तो हम लिख सकते हैं द डॉक्टर advised the patient to take medicine twice a day. एक क्या था? सुझाव था। किसके द्वारा था? डॉक्टर के द्वारा था मरीज को। दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं, यहाँ पर भाव को जानना जरूरी है। किस संदर्भ में आदेश दिया जा रहा है? In which context the order is being given? Look at another example. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे the manager said to the peon. The manager said to the peon, clean the room. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा सीधा आदेश है। एक बहुत बड़ा अधिकारी है, एक छोटा अधिकारी है, यहाँ आदेश का भाव बनता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द मैनेजर ordered the peon to clean the room। इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। इस ढंग से हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। और अंत में एक और उदाहरण देखेंगे कि कैसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। जैसे द लेडी सेड टू द रिच मैन। The lady said to the rich man, please help me. The lady said to the rich man, please help me. इसको कैसे देख सकते हैं? हम वाक्य को कैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो शेड है उसमें प्रार्थना का भाव हो रहा है, दया उत्पन्न करने वाली बात हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं the lady requested the rich man to help her। प्लीज वाला बात को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लीज वाली बात यहाँ रिक्वेस्टेड में आ चुका है। इसके बाद हम लोग आगे के वाक्य में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है, ऑप्टेटिव मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि मन की भावना, दुआ, बद दुआ, अच्छी दुआ, मंगल कामना या खराब दुआ, ये सब चीजों को ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं he said may God bless you, he said may God bless you। तो उत्तर क्या है? he prayed that God might bless me। उसके बाद my friend said may you succeed in your examination। पहले हम लोग प्रश्न को देख लें, उत्तर को देख लें, फिर दोनों में मिलान करके देखेंगे। एक बार अध्ययन करने के पश्चात देखेंगे कि कैसे वाक्यों का निर्माण हो रहा है और क्या बदलाव आ रहा है। My friend said, may you succeed in your examination। My friends wished, prayed that I might succeed in the examination। Then he said, God save the president। He prayed that God might save the president। He prayed that God might save the president। Then the audience said, long live the king। The audience wished, prayed that the king should live long। अब इन वाक्यों पर विचार करें। Now we are going into the depth part of the sentences। He said, सबसे पहले तो सिर्फ said पर विचार करें। सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ said पर विचार करें कि said में कैसे बदलाव आ रहा है। He said, my friend said, he said, the audience said। अब उसी का रूपांतरण को हम देखते हैं prayed, wished, prayed, prayed, wished, prayed। मतलब यहां पर हम लोग यदि अच्छी भावना है तो wished या prayed का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी भावना है तो wished या prayed का हम लोग बात करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। He said, may God bless you। अर्थात भगवान तुम्हारा भला करे। He prayed that, कंजक्शन that का इस्तेमाल हुआ है सारी जगह, कंजक्शन that का इस्तेमाल हुआ है। तो said के बदले हमने क्या किया? said के बदले हमने prayed या wished का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने क्या देखा? may God bless you। तो may God bless you सब्जेक्ट क्या है? God may का हो गया might bless me। God might bless me। My friend said, may you succeed in your examination। you जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्या बन गया? I। मुझे कहा गया कि तुम परीक्षा में सफल हो। इसी बात को जब मैं अपने दोस्त के सामने दोहराऊंगा तो क्या बोलूंगा? उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं। तो that I might succeed in my examination। He said, God save the president। He said that, फिर यहाँ पर God क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ छुपा हुआ है जो कि might में बदल गया, God might save the president। Then finally the audience said, long live the king। The audience wished, prayed that the king क्या है? सब्जेक्ट है, तो should live long। ये तो था कुछ वाक्य। हम लोग एक दो वाक्य और देखते हैं, जैसे the priest said, may you be successful in life। may you be successful in life क्या है? the priest said may you be successful in life। तुम जीवन में सफल हो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग the priest wished that I might be successful in life। I might be successful in life। या एक उदाहरण और देखते हैं। ये तो हुआ
दुआ की बात, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत करता है तो कई बार मन से बददुआ की भावना भी निकलती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, द ओल्ड वुमन सेड मे यू डाई सून। आकाश